9 के विज्ञान का रसायन शास्त्र का भाग, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, है ना, चैप्टर 1। तो उसका अगला भाग हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? पिछले भाग में हम लोगों ने पदार्थ की परिभाषा, है ना, पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के अभिलाक्षणिक, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ की अवस्थाएं, है ना, ठोस अवस्था उसकी विशेषता, द्रव अवस्था उसकी विशेषता, और फिर गैस अवस्था उसकी विशेषता, है ना, और के बारे में पढ़े थे। और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन का आंसर हम लोग किए थे। ठीक है, ठोस द्रव गैस में अंतर, फिर कुछ पॉइंट्स पर टिप्पणी करना, फिर कुछ क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट प्रश्न चैप्टर के अंदर का, तो हम लोग उसको सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट आज के क्लास में हम लोग टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? प्रश्न है। टॉपिक ही एक प्रश्न के रूप में है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अगर हम जल को ले लें, द्रव अवस्था होता है ना, और उसे आग पर चढ़ा दें, ठीक है, तो उससे वाष्प बनता है ना, तो ये गैस अवस्था है। अगर हम इसको आग पर चढ़ा दिए, है ना, इसमें तापमान बढ़ाए, है ना, तो क्या हो गया? ये गैस में परिवर्तित होने लगा। और अगर हम इसी जल में अगर तापमान कम कर दिए, मतलब इसको फ्रीज में रख दिए, तो देखें कि अगर जितना हम लोग इसको ठंडा में रखेंगे उतना ज़्यादा इसका क्या होगा? अगर अधिक ठंड होगी या अधिक ठंड में रखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो क्या होगा? वह बर्फ बन जाएगा, है ना। तो बर्फ क्या है? ठोस पदार्थ है। तो अवस्था तो परिवर्तित हुआ, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। कैसे? कैसे बदल सकता है? तापमान परिवर्तन के द्वारा, है ना, तापमान परिवर्तन के द्वारा। अगर प्रश्न पूछ दे कोई, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है ना, हाँ, बदल सकता है। कैसे? तापमान परिवर्तन के द्वारा। पहला, तापमान परिवर्तन के द्वारा। दूसरा, गैस टंकी हम लोग देखें ना, एलपीजी गैस सिलेंडर जो घरों में हम लोग जलाते हैं, है ना, जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है ना, तो उसको हिलाओगे, लगेगा अंदर पानी की तरह कुछ पदार्थ है गैस, लेकिन लगता कैसे है? पानी की तरह। यह कैसे, क्यों लगता है? क्योंकि इसको अत्यधिक दाब के द्वारा कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, लिक्विफाइड किया जाता है। अत्यधिक दाब और ताप को कम कर दिया जाता है, जिससे कि वह द्रव में परिवर्तित हो जाए। तो दाब में परिवर्तन के द्वारा, है ना, ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। तो ये 2 तरीकों से हम लोग पदार्थ की अवस्था को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ठीक है। तो तापमान परिवर्तन का
वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसी का एक सब टॉपिक है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो ताप अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है, और है ना, ठोस पदार्थ किस में परिवर्तित होता है? द्रव पदार्थ गैस। और गैस में भी अगर तापमान बढ़ाएं तो क्या होता है? उसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, रिक्त स्थान और अधिक हो जाता है ना। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, और यह जो ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा प्राप्त किया है, उस ऊर्जा के कारण जो आकर्षण बल से बंधे होते हैं कण, उस आकर्षण बल को तोड़ देता है ना। उस आकर्षण बल, वह आकर्षण बल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब वे पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, पिघलकर द्रव बन जाते हैं, है ना। कोई सोनार के यहाँ गया होगा, है ना, जहाँ सोना चांदी हार ये सब बनाए जाते हैं, सोना चांदी के काम किए जाते हैं ना। तो वहाँ एक प्लेट में क्या किया जाता है? चांदी को मान लिए रख लिया गया, और पाइप के माध्यम से ज्वाला का, वो जो आग जलती है उस ज्वाला का नीले भाग को है ना, उस पर, मतलब नीले भाग को उस पर पड़ाया जाता है, क्योंकि नीले भाग का तापमान अधिक होता है, और जब वह अधिक तापमान वाला भाग पड़ता है उस चांदी के टुकड़े पर, तो धीरे धीरे वह क्या हो जाता है? पिघल जाता है और द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी तापमान बढ़ाने से ठोस पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाते हैं? द्रव में, और द्रव पदार्थ गैस में। तो यहाँ एक टर्म आता है गलनांक। गलनांक क्या है? गलनांक वह तापमान है। गलनांक क्या है? गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। यानी गलनांक क्या है? कोई पदार्थ, मान लिए चांदी ही, चांदी जिस तापमान पर, जिस अधिकतम तापमान पर वह द्रव में परिवर्तित होता है, वह क्या, किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में। लेकिन वह अधिकतम नहीं, न्यूनतम, है ना, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो गलनांक वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई ठोस पिघलकर क्या करता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो वह न्यूनतम तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, जो पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है।
एक ही तापमान, एक ही गलनांक पर बहुत सारे पदार्थ पिघलकर द्रव में नहीं परिवर्तित होते, सब पदार्थों का अलग अलग तापमान हो सकता है। ठीक है, सभी पदार्थों का तापमान, सभी ठोस पदार्थों का गलनांक जो है वो अलग अलग हो सकता है। गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ का जो तापमान, बर्फ का जो गलनांक है वह 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है वो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलता है मतलब वह द्रव में परिवर्तित होने का मतलब क्या हुआ कि उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा है और अंततः कम हो जाने के कारण, है ना, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन समाप्त मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं होता है ना, तो कम हो करके वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें कुछ हम लोग देखेंगे। इसमें एक चीज़ हम लोग और देखेंगे, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं यानी गलाना चाहते हैं, तो जैसे तापमान बढ़ा दिए, बर्फ को हम गलाना चाहे, है ना, तो तापमान बढ़ाए तो बर्फ एकाएक पिघलकर गर्म नहीं होने लगता है, पहले वह पूरी तरह से पिघलता है और पिघलने के बाद उसमें तापमान वृद्धि होती है ना, उसमें उबलने के बाद उसका तापमान बढ़ता है। जल का जो द्रव में बदल जाता है, उस जल का तापमान पिघलने के बाद बढ़ता है। तो इतना देर जो हम गर्म किए, जैसे एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें बर्फ़ के टुकड़े रख दिए और नीचे से उष्मा या आग पे चढ़ा दिया ना, उष्मा लगा दिए, तापमान बढ़ा दिए इसका। तो क्या हुआ, जब तक पिघला नहीं, अभी भी है इसमें, है ना, जब तक पिघला नहीं इसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है। जब तक यह पिघलता नहीं है तब तक इसके ताप में परिवर्तन उतना नहीं देखने को मिलता है। जब पूरी तरह पिघल गया तब इसके ताप में परिवर्तन होना शुरू होता है, यह गर्म होना शुरू होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बर्फ़ है, बर्फ़ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण इसके कण निकट निकट स्थित होते हैं। जैसे ही हम यहाँ उष्मा देते हैं, इसको तापमान बढ़ाते हैं, तो यह ऊर्जा इनके कणों के बीच के जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने का काम करता है, आकर्षण बल को कम करने का कार्य करता है और इसके आकर्षण बल को कम करके धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित करता है। तो इस ऊर्जा का उपयोग इसके आकर्षण बलों को कम करने में उपयोग हुआ, जिसके वजह से यह गर्म न हो सका, इसके तापमान में परिवर्तन नहीं हो सका। यानी ऊर्जा का उपयोग क्या चीज़ में लगा, ठोस के कणों के आकर्षण बल को कम करने में, जिसके कारण तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका। तो कहा जाता है कि यह ऊर्जा जो है बर्फ़ के कणों में छुपा रहता है, नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ये कहा जाने के कारण ही
इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कह दिए, है ना। गुप्त ऊष्मा क्या है, अगर पूछा जाए गुप्त ऊष्मा क्या है, तो वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में उपयोग हुई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या है, गलने की प्रक्रिया के दौरान, गलने की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उपयोग पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में होता है, परंतु तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ हम गलाते हैं तापमान बढ़ाकर, तो उस तापमान का उपयोग जो होता है वह पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में उपयोग होता है, लेकिन तापमान परिवर्तन नहीं होता। तो जब तापमान परिवर्तन नहीं होता तो वो गुप्त रूप से हो रहा है, इस वजह से इस ऊष्मा को हम लोग क्या कह दिए, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ऊर्जा का वह ऊष्मा, कौन सी ऊष्मा, वह ऊष्मा जो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में उपयोग हुई है, उसे हम लोग क्या कह दिए, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गलने की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उपयोग पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में होता है, परंतु तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस ऊष्मा को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो ऊर्जा को गुप्त ऊर्जा या ऊष्मा। ठीक है, चूंकि ऊर्जा जो दिए वो हम ऊष्मा के रूप में दिए, है ना, यहाँ लिख सकते हैं। ऊष्मा, ठीक है। अब हम लोग गुप्त ऊष्मा के बाद पदार्थों के परिवर्तन, जैसे ठोस पदार्थ जब द्रव में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कह दिए संगलन। ठोस पदार्थों के परिवर्तित होने को क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे एक ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ जब द्रव में परिवर्तित हुआ तो उसको हम लोग बोल दिए संगलन। क्या बोल दिए, संगलन। जब द्रव पदार्थ
गैस में परिवर्तन हुआ, गैस में परिवर्तित होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। उसी तरह इसके विपरीत जब गैस पदार्थ के बारे में बात करें, गैस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है। किसके द्वारा? दाब के द्वारा। तो इसको हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। पदार्थ जब द्रव में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? संघनन। और द्रव पदार्थ जब ठोस में परिवर्तित होता है, द्रव पदार्थ जब ठोस पदार्थ में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कह दिए? जमना, है ना? उसको क्या कह दिए? जमना। एक और तरीका है, एक और टर्म है, अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल गया, या गैस पदार्थ सीधे ठोस में बदल गया, दोनों द्रव में बदले बिना, तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। तो एक टर्म आ जाता है ऊर्ध्वपातन से, आप क्या समझते हैं? क्या? ऊर्ध्वपातन। तो इसको क्या बोला जा सकता है कि वह प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन क्या है? एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वह पदार्थ क्या कहलाता है? वह पदार्थ ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ कहलाता है। कहलाता है। ठीक है। ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ का उदाहरण, ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ का क्या उदाहरण है? कपूर। पहला, नेप्थलीन की गोलियां, नेप्थलीन की गोलियां। ठीक है। कपूर
नेप्थलीन की गोलियां आदि। एक आदि लिख दो, हाँ आदि। अब एक और चीज है, यहाँ प्रश्न है कुछ, जैसे केल्विन को, अच्छा एक चीज बोलना हम भूल गए, तापमान का एसआई मात्रक याद रखना। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। इसको के से सूचित करते हैं। और डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक केल्विन होता है। जैसे हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर से भी मापते हैं, मीटर से भी मापते हैं और किलोमीटर से भी मापते हैं, लेकिन एसआई मात्रक लंबाई का क्या होता है? मीटर। उसी तरह तापमान का अन्य मात्रक क्या क्या है? तापमान के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट। ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, और फ़ारेनहाइट, ये क्या है? फ़ारेनहाइट, ये भी तापमान का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फ़ारेनहाइट को न पढ़कर केवल डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर में एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए रहेगा या फिर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए रहेगा। तो याद रखना, जब भी यहाँ हम एक टॉपिक ही ले लेते हैं, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन कैसे करेंगे? दो नियम हम इसके लिए बता देते हैं। जब तापमान डिग्री सेल्सियस में हो तो उसमें दो सौ तिहत्तर है ना, तो उसमें कितना जोड़ते हैं? 273.16 लेकिन 15, लेकिन क्या होता है 273.15, लेकिन एनसीईआरटी में 0.15 को थोड़ा सा नेगलेक्ट किया गया है और क्या बोला गया है कि आप 273 ही जोड़ें, है ना, 273 ही जोड़ें। इसको क्या बोल सकते हैं? ऐसे 200 273 जोड़कर केल्विन में बदला जाता है। ठीक है, तापमान में क्या कर देते हैं? डिग्री सेल्सियस अगर रहे, तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में रहे तो उसमें 273 जोड़ दो और फिर क्या हो जाएगा? वो केल्विन में बदल जाएगा। जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 जीरो, रुक जाएगा,
0 जोड़ 273 केल्विन। 273 जोड़ दिए तो ये किस में बदल गया? केल्विन में। ठीक है, फिर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 जोड़ 273 हो गया। 273 और 10 कितना हो जाएगा? 283 केल्विन। और बना लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तो 100 जोड़ 273 केल्विन में बदल गया, हो गया 200 और 100 373। समझ में आ गई बात? दूसरा नियम क्या कहता है? यदि तापमान केल्विन है ना में दिया हो तो उसमें 273 घटाकर डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है। उदाहरण अगर बोले, जैसे 300 केल्विन है। कितना केल्विन है? 300 केल्विन। तो 300 में 273 घटा दिए तो ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस में। तो 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह अगर 273 केल्विन है तो 273 में 273 घटा दिए, हमारा हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 केल्विन है तो 25 में 273 हम घटा दिए तो ये इसका साइन क्या है? प्लस। यहाँ तो छोटा बड़ा हो जा रहा है ना, तो प्लस माइनस हम लोग साइन देखेंगे। तो 273 में जब हम प्लस माइनस हम जान रहे हैं घटाव होगा, 273 में 25 गया तो कितना हो जाएगा? 13 में 5 गया 8 और 6 में 2 गया 4, 2 की 2। लेकिन बड़ा का साइन क्या है? माइनस, इसलिए माइनस लगेगा। इतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझे बात को, है ना? अब तो सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में हम लोग बदलना सीख गए। होमवर्क है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। पहला क्या है? 315 के। दूसरा 573 के। तीसरा 250 के। चौथा 375 के। निम्नलिखित तापमान को केल्विन में बदलें।
250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा, इसको कल सॉल्व करके आना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।